नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया जी, बिहार। आईएफपीए द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1186वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं होम्योपैथिक जगत की एक प्रतिष्ठित बहुआयामी एवं प्रेरणादायक व्यक्ति डॉक्टर श्वेता सिंह। डॉक्टर श्वेता सिंह एमडी योग्यताधारी हैं तथा वर्तमान में पीएचडी स्कॉलर के रूप में शोध कार्य में संलग्न हैं। वे एक कुशल क्लिनिशियन, रिसर्चर एवं एजुकेटर हैं जिन्होंने होम्योपैथिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली एनसीआर से बीएचएमएस तथा श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना से एमडी की उपाधि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हेल्थ प्रमोशन भी पूर्ण किया है। डॉक्टर सिंह ने सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत सरकार में रिसर्च एसोसिएट के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में वे ऑर्बिट क्लिनिक्स जनकपुरी नई दिल्ली में ब्रांच हेड एवं सीनियर कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्हें 10 वर्षों से अधिक का क्लिनिकल अनुभव प्राप्त है तथा वे विशेष रूप से स्त्री रोग, त्वचा रोग, हाइपोथायराइडिज्म एवं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे जटिल मामलों के उपचार में विशेषज्ञता रखती हैं। डॉक्टर श्वेता सिंह वर्ष 2021 से दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। इसके अतिरिक्त वे केएचए होम्योपैथी स्टडी ग्रुप यूएसए की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर तथा राष्ट्रीय अटल हेल्थ एसोसिएशन दिल्ली स्टेट की अध्यक्ष भी हैं। वे अकादमिक एवं संपादकीय क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। वे द हैनिमैनियन होम्योपैथी संदेश की चीफ एडिटर तथा होम्योपैथिक हेरिटेज की एसोसिएट एडिटर भी हैं। डॉक्टर सिंह ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं तथा विभिन्न मंचों पर व्याख्यान भी प्रस्तुत किए हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें लेजेंडरी होम्योपैथिक अवार्ड एवं केएचए हैनिमैन अवार्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डॉक्टर श्वेता सिंह का व्यक्तित्व शोध, शिक्षण, क्लिनिकल अनुभव एवं सामाजिक सेवा का अद्भुत संगम है, जो उन्हें एक उत्कृष्ट शिक्षक एवं प्रेरणादायक वक्ता भी बनाता है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके अनुभव, गहन ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम सभी की ओर से डॉक्टर श्वेता सिंह का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका आज का टॉपिक है बियॉन्ड द फंगल लेसन, होम्योपैथिक इनसाइट इन टीनिया। सो डॉक्टर श्वेता, आपका आईएफपीएच मंच पे बार बार की तरह इस बार भी बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर दीपमाला। बहुत अच्छा लग रहा है वापस आईएफएच के मंच पर आकर। और शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर एम के साहनी जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे एक बार फिर से आईएफएच के मंच पर बुलाने के लिए। मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। आई होप दिस इज विजिबल। यस, इट्स विजुअल। तो आज का टॉपिक है हमारा टीनिया संक्रमण का समग्र होम्योपैथिक दृष्टिकोण। टीनिया की बात करें तो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हम बोलते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस भी हम इसको बोलते हैं, विच इज अ कॉमनेस्ट सुपरफिशियल माइकोटिक इन्फेक्शन ऑफ केरेटिनाइज टिश्यू। मीन्स हमारे हेयर्स, हमारी स्किन और नेल्स को इफेक्ट करता है, विच इज कॉज्ड बाय डर्मेटोफाइट्स belonging to the genera of Trichophytol, Microsporum and Epidermophyton। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फंगल इन्फेक्शन हैं वो 650 मिलियन पीपल को ग्लोबली इफेक्ट करते हैं, विद टीनिया अकाउंटिंग मोर देन हाफ ऑफ दीज केसेस। सो डर्मेटोफाइटोसिस का ही एक पार्ट है टीनिया, जिसमें कि जो 650 मिलियन पीपल जो डर्मेटोफाइट से अफेक्टेड हैं उसमें
आधे जो केसेस होते हैं वो हमारे टीनिया इन्फेक्शंस के होते हैं। और इंडिया में जो रिपोर्टेड प्रिवलेंस है डर्मेटोफाइटोसिस की, दैट रेंज फ्रॉम 6.09% to 61.5%। एंड एस्टिमेटेड लाइफ रिस्क जो टीनिया को ग्रैप करने का है, एक्वायर करने का है, दैट इज 10 to 20%। बेस्ड ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, टीनिया को हमने क्लिनिकली क्लासिफाई किया गया है इन डिफरेंट टर्म्स। जैसे कि अगर टीनिया इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन सर पर होंगे तो हम उसे टीनिया केपाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर वो सिर्फ लेजन्स फेस पर प्रेजेंट है तो टीनिया फेसियाई बोलते हैं। अगर लेजन्स आपके बियर्ड एरिया में है तो हम टीनिया बार्बे बोलते हैं। अगर लेजन्स जो है वो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, पूरे स्किन एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट द हेयरी एरियाज, हैंड्स एंड फीट, तो हम उसको टीनिया कॉर्पोरिस के नाम से जाना जाता है। एंड अगर हाथ पर है तो सिर्फ हाथ पर लेजन्स प्रेजेंट हैं तो टीनिया मैनस। ग्रोइन रीजन में, बटक्स रीजन में अगर टीनिया के लेजन्स प्रेजेंट हैं तो हम उसे टीनिया क्रूरिस के नाम से जानते हैं। अगर सिर्फ फुट पर लेजन्स प्रेजेंट हैं तो टीनिया पेडिस बोला जाता है। एंड अगर नेल्स अफेक्टेड हैं तो हम उसको टीनिया इंग्विनम के नाम से जानते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स इन सब में है हमारी टीनिया कॉर्पोरिस एंड टीनिया क्रूरिस। टीनिया कॉर्पोरिस जो कि पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है एक्सेप्ट द हेयरी एरियाज, बॉडी, हैंड्स और फीट। एंड टीनिया क्रूरिस जो कि ग्रोइन को अफेक्ट करता है, पेरिनियल एरियाज को अफेक्ट करता है। एज पर WHO ICD-10 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये हम B35.4 और B35.6 में दिया गया है। Tinea corporis is the most common among children and young adults में सबसे ज्यादा देखा जाता है, जबकि जो टीनिया क्रूरिस है वो सबसे ज्यादा अडल्ट मेंस में मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड टीनिया इन्फेक्शन का रहता है 1 to 3 weeks। एंड ऑल्दो टीनिया इन्फेक्शन जो है वो नॉन इन्वेजिव है, बट फिर भी टीनिया इन्फेक्शन या रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है, सोशली, साइकोलॉजिकली, ऑक्यूपेशनल हेल्थ पर को अफेक्ट करती है ये इन्फेक्शंस। एंड इट कैन ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली। प्रेजेंटेशन की बात करें कि जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम क्लिनिकली कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है। तो जो ये फंगल इन्फेक्शन है, जो रिंग वॉर्म है, जो ये लेजन्स आपको मिलेंगे, दिखेंगे, दे विल बी वेल डिमार्केटेड होंगे, दे विल बी शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड, गोल ओवल फॉर्म में होंगे, सर्क्यूलर लेजन्स आपको दिखेंगे, जिसमें कि आपको माइल्डली एरिथमा प्रेजेंट होगा, हल्का सा रेडनेस होगा, स्केलीनेस, आपको स्केली पैच दिखेगा या प्लेग दिखेगा। बट जो एजेस होंगे, दोज एजेस विल बी रेस्ड, थोड़े से उभरे हुए एजेस आपको दिखेंगे इन अ ओवल सर्क्यूलर माइल्डली एरिथमेटस पैच में। लेजन जो है वो स्टार्टिंग में फ्लैट हो सकते हैं, स्केली स्पॉट की तरह आपको दिख सकता है, जो कि स्प्रेड करेगा सेंट्रीफ्यूगली। एंड जैसे जैसे वो स्प्रेड करेगा तो सेंट्रल पार्ट जो होगा वो क्लियर होता जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ कैरेक्टरिस्टिक एन्युलर लेजन। एन्युलर लेजन की तरह दिखेगा, बीच में से आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, एजेस आपको रेज्ड दिखेंगे विद स्लाइट एरिथमा, गिविंग राइज टू द टर्म जो कि हम रिंग वॉर्म बोलते हैं। सेंट्रल एरिया बिकम्स हाइपोपिगमेंटेड, कभी कभी जो सेंट्रल एरिया है वो इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो हाइपोपिगमेंटेड हो जाएगा, वहां से जो स्किन का जो मेलेनिन कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा। और इट कैन बी ब्राउन, ब्राउन कलर का भी हो सकता है, लेस स्केली होगा एज अ एक्टिव बॉर्डर प्रोग्रेस आउटवर्ड्स, जो बॉर्डर्स हैं उसके थ्रू वो फैलता रहेगा। एंड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टीनिया इन्फेक्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल होगा विद वेरिंग साइज ऑफ लेजन्स। लेजन्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी मिल सकते हैं, इट कैन डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी। देन द रिस्क फैक्टर्स।
रिस्क फैक्टर्स आप सभी को पता है, बीइंग अ डॉक्टर हमें पता है टीनिया इन्फेक्शन कहाँ ज्यादा होगा, फंगल इन्फेक्शन कहाँ बढ़ता है, जब ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला वेदर हो जाता है। जहाँ जिन एरियाज में बहुत ज्यादा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है तो वहां पे टीनिया इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशंस में बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के या होने के चांसेस होते हैं। ऑक्लूसिव क्लोथिंग, जो कि सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो उसमें जहाँ पे जो हवा पास नहीं हो पाती, इस तरह की ऑक्लूसिव क्लोथिंग अगर रहती है तो वहां पे टीनिया इन्फेक्शन के बढ़ने का या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं उन लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में बेसिकली जो कंकरेंट अफेक्टेड फैमिली मेंबर्स हैं, तो इट इज अ फैल सकता है दूसरे फैमिली मेंबर से बाकी के फैमिली मेंबर्स में फैल सकता है। एंड पेट्स इन द होम, जिनके घर में पेट्स हैं वहां जल्दी होने के चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। जिन घरों में ओवर क्राउडिंग है वहां पे भी इन्फेक्शन ज्यादातर आपको फैमिली मेंबर्स में मिलेगा। रिक्रिएशनल एक्सपोजर रहेगा। हाइपर हाइड्रोसिस, जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उन लोगों में भी टीनिया इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देन लो बीटा डिफेंसन 4 लेवल्स, इम्यूनोडेफिशिएंसी, डायबिटीज के केसेस में जिन लोगों को डायबिटीज होती है उन लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है। कुशिंग सिंड्रोम, लिम्फोमा, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी हो सकती है। जीरोसिस और इक्थोसिस के केसेस में भी जो टीनिया इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। देन डायग्नोसिस, क्लिनिकली तो हम देखकर पहचान सकते हैं कि हाँ ये टीनिया इन्फेक्शन ही है, एंड वी कैन डायग्नोज विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द लेशंस। बट उसके साथ साथ अगर हमें पेशेंट को एडवाइस करना है, डायग्नोसिस को कंफर्म करना है, सो वी कैन गो फॉर दिस टेस्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH माउंट टेस्ट। ये टेस्ट आप एडवाइस कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जब हम KOH सॉल्यूशन 10 जो स्कैल्पल से स्किन स्क्रैपिंग लेकर हम स्लाइड पर 10 to 20% KOH सॉल्यूशन डालते हैं, तो अंडर द माइक्रोस्कोप आपको फंगल हाइफे प्रेजेंट मिलते हैं इन द केसेस ऑफ टीनिया इन्फेक्शन, विच कैन डायग्नोस योर केस। एंड आप उसको डायग्नोसिस के लिए लेबोरेटरी में ये टेस्ट आप एडवाइस कर सकते हो। एंड मोर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन इज अचीव्ड by culturing fungal scrapings under laboratory conditions for up to 4 weeks। अगर 4 weeks के अंदर अंदर आप करा लेते हैं तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा एक्यूरेटली हो जाता है। सो दिस टेस्ट यू कैन एडवाइज, जो कि आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस को और ज्यादा सपोर्टिव वे में बता सकेगा। देन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो आप सभी को पता है कि टॉपिकली एंटी फंगल एजेंट्स या एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स वगैरह जो लोकलाइज लेजन होते हैं उसके लिए ओरल भी दे सकते हैं। तो एक्सटेंसिव इन्फेक्शंस में ऑइंटमेंट्स एंड ओरल एंटी फंगल फंगल मेडिसिन जो है वो यूज होती हैं। एंड बहुत ज्यादा यूज करने पर क्या होता है कि दे डेवलप रेजिस्टेंस, तो वहां पे रिजल्टिंग इन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। तो बहुत ज्यादा जो जिनको फंगल इन्फेक्शन रहता है, अगर वो बहुत ज्यादा एंटी फंगल मेडिसिन खाएंगे, बहुत ज्यादा ऑइंटमेंट्स लगाएंगे, तो एक टाइम के बाद इन अ लॉन्ग पीरियड वो स्किन जो होती है उनकी वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, और वो उससे भी इन लॉन्ग टर्म वो नहीं चाहता इन्फेक्शन। स्टडीज बेसिकली रिसर्च स्टडीज में देखा गया है कि ऐसी एंटी फंगल मेडिसिन या ऑइंटमेंट्स यूज करने से माइल्ड एडवर्स रिएक्शंस देखे गए हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, हेडेक्स डेवलप हुए हैं, एंड दे कैन बी प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरेशंस इन द टेस्ट परसेप्शन। यूजुअली ये रिएक्शंस जो होते हैं मेडिसिन की वजह से ये टेम्परेरी होते हैं, एंड जैसे ही मेडिसिन बंद करते हैं तो वो जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो यूजुअली रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर इसी फेज में हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में टीनिया वी डोंट परसीव इट ओनली एज अ डिजीज ऑफ स्किन। हम सिर्फ वो लेजेंड्स नहीं देखते या हम सिर्फ वो रिकरेंस नहीं देखते। एज अ होम्योपैथ वी रिकॉग्नाइज टीनिया लेजेंड्स के पीछे एक
इंडिविजुअल, यूनिक इंडिविजुअल प्रेजेंट है, जिसकी एक डिस्टिंक्ट ससेप्टिबिलिटी है, जिसके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग हैं, जिसके इमोशंस अलग हैं, जिसके कॉन्स्टिट्यूशंस ट्रेट्स अलग हैं, जिसके डिजीज जो रिएक्शन की डिजीज की तरफ रिएक्शन के पैटर्न्स हैं वो अलग हैं. We don't treat the patient with the name of disease, with the diagnosis of disease. Or skin diseases, basically for a homeopath, they are the outward expression of what is going on inside. So basically जो cause है that is always internal. जो लेजन्स, टीनिया इन्फेक्शन हमें दिख रहा है, जो लेजन्स हमें दिख रहे हैं, दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल डिजीज, इंटरनल डिस्प्लेसिया, इंटरनल डिसहार्मनी, जिसको हम डिजीज वाइटल फोर्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. जो हमारी स्किन है दैट सर्व्स एज अ मिरर, जो कि आपकी जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स जो अफेक्ट होते हैं, जो अफेक्शन है, जो कंडीशन है आपके इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स की, उसको रिफ्लेक्ट करती है. जब भी कोई लेजन आपकी स्किन पर आ रहा है, दैट मीन्स द कॉज इज इनसाइड. दे आर नॉट सिंपल स्किन प्रॉब्लम्स, बट they are the result of an underlying internal disorder. So skin diseases भी बाकी डिजीजेस की तरह डायनामिक डिजीज ही है. बस फर्क इतना है कि जो स्किन डिजीजेस हैं वो आपको सामने से सुपरफिशियली नजर आ जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, बट द कॉज इज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, कॉज इज ऑलवेज विद इन. सो लोकल मैलेडीज, अगर स्किन डिजीजेस को हम लोकल मैलेडीज के नाम से बोलेंगे तो दैट इज नॉट ट्रू. कोई भी डिजीज, इट कैन, no disease can be local, right? The skin problems, the local maladies are also the outward expression of the inward and diseased inward and spiritual vital force. ट्रीटमेंट की बात करें तो द पेशेंट विथ स्किन डिजीज इज टू बी ट्रीटेड एज अ होल. जैसे हम बाकी पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं एज अ होल, हम कंसीडर करते हैं उनके मेंटल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स, उनके सोशल लाइफ, उनके इमोशनल स्टेट. ठीक है, तो उसी तरीके से स्किन डिजीज का भी ट्रीटमेंट एज अ होल ही करना है, नॉट ओनली फॉर द स्किन लेशन, या जिस पार्ट पे इफेक्ट हुआ है सिर्फ वो चीजें, वो ऑर्गन, सिर्फ वो कंसीडर नहीं करना है, पेशेंट को एज अ होल कंसीडर करना है. एंड यही एक चैलेंज है हमारे बीइंग अ होम्योपैथ, कि हमें सिर्फ वो पैथोलॉजी या क्लिनिकली डिजीज को डायग्नोस करना, सिर्फ ये हमारा एम नहीं है, बट हमारा जो चैलेंज है दैट इज टू परसीव द पर्सन जिसको वो प्रॉब्लम हुई है, जो वो प्रेजेंटेशन लेजेंड्स की दे रहा है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, where lies the concept of individualization, which is a cornerstone of homeopathic practice. Then standard treatment, basically हमने जो पीछे बात की, that हम सभी बात करते हैं, ऑर्गेनॉन में हमने पढ़ा है that कि रिपीटेड जो ऑइंटमेंट्स है या एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स, इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो है वो यूज करके वी जस्ट सप्रेसिंग द स्किन लेशंस. बट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, बिकॉज एज अ होल पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, हम सब पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो सभी कंसीडर करके जो अंडरलाइंग डायनामिक डिस्टरबेंस हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो दैट बेसिकली रिकवर द पेशेंट इन अ होलिस्टिक वे, इन अ रेडिकल वे. सो एनी अटेम्प्ट टू ऑल्टर दिस एक्सप्रेशन आर्टिफिशियली, जो स्किन लेजन्स को अगर हम इस तरीके से ऑइंटमेंट से या इस तरह के ट्रीटमेंट अगर हम देंगे, तो दैट इज नेसेसरीली एन एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी. वहां हमें रेडिकल क्योर या रिकवरी नहीं मिलेगी. सो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट और द एंटी मियास्मेटिक ट्रीटमेंट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट टीनिया इन्फेक्शंस. नाउ केस टेकिंग की हम बात करेंगे, तो केस टेकिंग इज बेसिकली हम क्यों करते हैं, होम्योपैथी में इतने सारे सवाल हम पूछते हैं, दैट इज फॉर इंडिविजुअलाइज द पेशेंट, because no real cure can take place without a strict particular treatment of each case of the disease.
इंडिविजुअलाइजेशन क्या है? दो पेशेंट अगर हमें टीनिया इन्फेक्शंस के मिल रहे हैं तो बेशक देखने में उनके जो लेजन्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, वो सेम हो सकते हैं, बट जो डिजीज एक्सपीरियंस होगा उस पेशेंट का वो सेम नहीं होगा। इंडिविजुअलाइजेशन केस टेकिंग का बेसिकली एम क्या है? दैट इज टू डायग्नोस पैथोलॉजिकली एंड टू डायग्नोस थेरेप्यूटिकली। हमारे केस टेकिंग के दो एम: क्लिनिकली डायग्नोस करना कि ये इन्फेक्शन कौन सा है, लाइक लेजन्स को आपने देख लिया, आपने लेबोरेटरी टेस्टिंग करा ली, तो आपको पता चला ये टीनिया इन्फेक्शन है, ये सोरियासिस नहीं है, ये एक्जिमा नहीं है, दैट इज हम पैथोलॉजिकली डायग्नोस करें कि पेशेंट को क्या हुआ है। देन द सेकेंड एम इज टू डायग्नोस थेरेप्यूटिकली। नाउ यहाँ इंडिविजुअलाइजेशन काम करता है, बिकॉज हम पेशेंट को एज अ होल उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, उसके जो इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स है उससे डायग्नोस कर रहे हैं टू फाइंड आउट विच रेमेडी would be the most suitable remedy to my patient, to that patient, because लेजन सेम हो सकते हैं बट द एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज ऑफ टू पीपल कैन बी डिफरेंट। किस वे में डिफरेंट हो सकता है? कि लोकेशन के वे में डिफरेंट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजन के वे में डिफरेंट हो सकता है किसी को फेस पे लेजन्स आया है, किसी को लिम्स पे आया है, किसी को ऑल्टरनेटिव लिम्स पे आया है, राइट, किसी को लेफ्ट लिम्ब अफेक्ट किया है, किसी का राइट किया है। तो लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिफरेंट हो गया डिजीज एक्सप्रेशन। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईचिंग, इचिंग डिफरेंट वे में हो सकती है। किसी को हो सकता है कि जो इचिंग है इस लेवल पर हो रही है कि वो ब्लीडिंग, उसको ब्लीडिंग हो जाती है। किसी को हो सकता है उसमें जो लेजन्स हो रहे हैं उसमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है। हो सकता है कि कोई अपनी स्किन को पिक करता रहता है इचिंग की वजह से। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है डिजीज का, वो डिफर होता है पेशेंट टू पेशेंट, एंड देयर लाइज द इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस। मोडालिटीज डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है किसी को ठंडे पानी से रिलीफ मिल रहा है इचिंग में, हो सकता है किसी को ओपन एयर में जाके रिलीफ मिल रहा है, हो सकता है किसी की इचिंग जो है वो वार्मथ से इंक्रीज हो रही है, हो सकता है किसी को वार्मथ से रिलीफ मिल रहा है। तो देयर लाइज अ डिफरेंशिएशन। हो सकता है पेशेंट के जो इमोशनल स्टेट है, जो मेंटल रिस्पॉन्स है, वो डिफरेंट हो सकता है। किसी को इचिंग या बर्निंग की वजह से बहुत गुस्सा आ सकता है, कोई हो सकता है एक अलग लेवल पर रोना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ दैट इचिंग, कोई बहुत इरिटेबल हो जाता है, हो सकता है दूसरा पेशेंट बहुत रेस्टलेस हो जाता है। देयर लाइज द डिफरेंशिएशन। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स अलग होते हैं पेशेंट्स के, एसोसिएटेड कंप्लेंट्स अलग हो सकती हैं। तो यही यही सब हमें देखना है कि इंडिविजुअलाइजेशन, पेशेंट एक दूसरे से कैसे डिफर कर रहे हैं, कैसे हमारी एक जो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज जो हमें बनाना है वो पेशेंट के जो जनरल सिम्टम्स, मेंटल, फिजिकल, सभी सिम्टम्स को, उनकी पास्ट हिस्ट्री सबको ध्यान में रखते हुए बनाना है, जो कि आपके पेशेंट को, एक टीनिया के पेशेंट को दूसरे टीनिया के पेशेंट से डिफर करेगी, और तभी आप एक सिमिलम की तरफ पहुंच पाएंगे। सो बिना इस स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के, बिना इस स्ट्रिक्ट इंडिविजुअलाइजिंग ट्रीटमेंट के आप क्योर या होम्योपैथिक मेडिसिन से रिकवरी, रिलीफ नहीं दे सकते पेशेंट को। अफोरिज्म 153 में भी डॉक्टर हैनीमैन ने यही बोला है कि इन सर्च फॉर अ होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी यू हैव टू फाइंड आउट द मोर स्ट्राइकिंग, singular, uncommon, peculiar symptoms of the case of disease, that those symptoms are the chief and most solely to be kept in view। ठीक है, जनरल सिम्टम्स जो हमने, जो प्रेजेंटेशंस देखी हैं, जैसे आप डायग्नोस करोगे वो सिम्टम्स हर पेशेंट में मिलेंगे, बट दे डिमांड्स लीस्ट अटेंशन। वो हमारे काम के सिर्फ डायग्नोसिस करने के लिए है, बट जो स्ट्राइकिंग, इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स, अनकॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट के होंगे, वही आपको, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि आपको हर एक डिजीज या ड्रग को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेंगे और आपको सिमिलर तक ले जाए।
Selection of the symptom, basically it depends on the totality of the symptoms, and totality जो होती है, it's not a mechanical process, it is not the quantity of symptoms but the quality of symptoms, कि हमें एक ऐसी टोटालिटी बनानी है जो कि हमारे पेशेंट को एज अ होल रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो ऐसे सिम्टम्स लेने हैं जो आपके पेशेंट को एज अ होल प्रेजेंट कर रहे हैं, वही सिम्टम्स आपके काम के हैं जो कि आपको आपकी रेमेडी को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के काम आएंगे। दोज फॉर्म्स द टोटलिटी। एंड in aphorism 7, now as in a disease from which no manifest exciting or maintaining cause has to be removed, we perceive nothing but the morbid symptoms, be the symptoms alone by which disease demands and points to the remedy suited to relieve it. So basically, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज का भी आपको ध्यान रखना है। टीनिया इन्फेक्शन है, यू हैव टू एडवाइज योर पेशेंट कि वो हाइजीन मेंटेन करे। अगर आप मेडिसिन देते जाएंगे, पेशेंट हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, वो ठीक नहीं होगा। तो हर एक डिजीज में यू हैव टू सी कौन से एक्साइटिंग, कौन से मेंटेनिंग फैक्टर्स की वजह से डिजीज जो है वो परसिस्ट कर रही है, वहां पे काम करना, उन फैक्टर्स को निकालना, उन फैक्टर्स को रिमूव करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं कि डिजीज जल्दी से ठीक हो। बहुत सारे केसेस में हमें डेफिशिएंसीज मिलती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मिलती है। जब तक आप वो डेफिशिएंसीज पर काम नहीं करेंगे तब तक आपका केस ठीक नहीं होगा। ठीक होगा, वापस से रिकरेंस हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉपरली ठीक हो जाए, वो रिकवरी बनी रहे, तो यू हैव टू वर्क ऑन द एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉजेज इन अ केस। उसके बाद भी अगर सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू गिव मेडिसिन, राइट। सो जो सिम्टम्स बचते हैं, दैट फॉर्म्स द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, जिसके बेसिस पे हमें प्रिस्क्रिप्शन करना है। टोटलिटी कैसे बनाएंगे? जैसे कि हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे कि हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, बिकॉज हम रेपर्टरी पढ़ते हैं, हमें पता है कि कहाँ से मेडिसिन डिफरेंशिएट होती है। लेफ्ट साइडेड रेमेडीज, लेजेंड्स लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो अलग मेडिसिन होती हैं, राइट साइड प्रेजेंट है, राइट साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड है तो अलग मेडिसिन होती हैं। सो लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केसेस ऑफ स्किन। एंड द मोर्फोलॉजी, प्रेजेंटेशन क्या है केस जो लेजेंड्स है उनकी, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट, जो what is the location, what is the sensation, what are the concomitants, what are the modalities, स्किन लेजन्स में ये कंप्लीट सिम्टम होना बहुत जरूरी है। तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाए, यू हैव टू कलेक्ट दैट। उसके बाद आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यू हैव टू आस्क द पेशेंट अबाउट हिज और हर एपेटाइट, थर्स्ट, डिजायर्स क्या है पेशेंट की, स्टूल, यूरिन, पर्सपायरेशन, थर्मल रिएक्शंस क्या है। उसके बाद मेंटल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेना, हाउ द पेशेंट बिहेव्स, व्हाट इज देयर इन द हिस्ट्री। तो ये सब मिलके सोशल सिम्टम्स, तो वो स्पिरिचुअल सिम्टम्स, वो सब जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इन सारे स्फेयर्स में मिलेंगे, वो बनाएंगे आपकी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। देन अगर हम स्किन केसेस में एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करें, सो इट मे सीम, अगर आप एक्सटर्नली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने को देते हैं तो कब हमें लगता है कि वो जो डिजीज है, वो उसका जो रिकवरी है वो एक्सेलरेट हो गया है, वो तेजी से ठीक हो रही है, बट दैट इज नॉट ट्रू। हम मेडिसिन जो सिलेक्ट करते हैं, यूजुअली एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि जो आपकी इंटरनल मेडिसिन जो निकलती है सिमिलम, वही आप एक्सटर्नली देंगे तो जो प्रोसेस है, क्योर प्रोसेस है, वो एक्सेलरेट होगा। बट यूजुअली प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम इंटरनल खाने के लिए दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं, बट एक्सटर्नल हम कुछ और दे रहे हैं। सो डॉक्टर हैनीमैन ने ये तो कभी भी नहीं कहा कि आप एक्सटर्नली मेडिसिन लगाने के लिए कुछ और दो और इंटरनली कुछ और दो।
उन्होंने बोला था कि जो मेडिसिन आप चूज करेंगे, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे जो आपकी सिमिलम आ रही है, वो ही आप एक्सटर्नली अगर पेशेंट को देते हैं बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, तो आपकी जो रिकवरी है वो फास्टर हो जाएगी, वो एक्सेलरेट हो जाएगी, इट में प्रोड्यूस अ मोर रैपिड इम्प्रूवमेंट। बट उसके बाद डॉक्टर हेनीमन ने इन हिज टीचिंग 194 अफॉरिज्म में बोला कि इट इज नाइदर बेनिफिशियल इन एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज टू यूज अ रेमेडी एक्सटर्नली। बाद में उन्होंने अपनी ही इसी बात को कंडेम करते हुए लोकल एप्लीकेशन को मना कर दिया कि आप यूज ना करें, बिकॉज local application say there will be premature disappearance of local symptoms। जो आपके सुपरफिशियली आप लगाने के लिए मेडिसिन देते हैं, सुपरफिशियली जो आपके लोकल सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, देन यू विल नॉट गेट टू नो कि डिजीज अभी भी है, इन्फेक्शन अभी भी है या नहीं, यू विल स्टॉप द ट्रीटमेंट। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद फिर से रिकरेंस हो सकती है, बिकॉज वहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि टीने इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन प्रॉपरली पूरी तरीके से खत्म हुआ है या नहीं। एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन अगर आप करने को देते हैं, देयर विल बी अ रेट्रोग्रेड चेंज, disease will grow more worse internally, and there will be difficulty in assessment of disease being totally exterminated। तो disease पूरी तरीके से ठीक हो गई है या नहीं, ये आपको नहीं पता चलेगा if you are giving external application of the medicine। कुछ केसेस में देयर फ्यू एक्सेप्शंस जहां पे आप एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स यूज कर सकते हैं, बेसिकली जहां पे देयर विल बी डिफिकल्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन बाय माउथ। आपको ओरली मेडिसिन देने में जहां पे डिफिकल्ट है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है या कोई भी रीजन हो सकता है, वहां पे यू कैन यूज एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। एंड इन दैट केस ऑल्फेक्शन और जो इनहेलेशन है दैट इज मोर एफिकेशियस। नाउ हम केसेस की बात करते हैं। अह ये मेरा फर्स्ट केस था। मेल पेशेंट एजेड 48 years केम विद इचिंग इरप्शंस सिंस 3 weeks, एंड जो इरप्शंस यू कैन सी रिंग वॉर्म्स एंड सेंट्रली क्लियर एरिया दिख रहा है, रेज्ड आपको एजेस जो है वो रेज दिख रहे हैं। दिस इज द प्रेजेंटेशन रिंग वॉर्म जो है अपने आप को प्रेजेंट करता है। दीज आर द सिम्टम्स रिंग वॉर्म इन्फेक्शन। तो लोकेशन अपर चेस्ट राइट साइड में उनको था, एंड दे विल बी इचिंग, देयर वाज इचिंग एंड बर्निंग आफ्टर स्क्रैचिंग। एग्रोवेशन उनको होती थी जैसे ही वो कपड़े रिमूव करते थे, अनड्रेस करते थे, तो उनको एग्रोवेशन इचिंग बहुत ज्यादा होने लगती थी। फिजिकल जर्नल्स में देखें तो एपेटाइट वाज एवरेज, desire there was desire for sweets, and thirst was decreased 1 to 2 glass per day, and perspiration was more over palms। हाथों पे बहुत ज्यादा पसीना आता था, टंग was clean and moist। थर्मल्स में द पेशेंट was hot in character। मेंटल जनरल्स की बात करें तो द पेशेंट was very forgetful, there was weakness of memory, and he was very irritable with aversion to work, and he was very lazy to do any work, and there was aversion to bathing। On the basis of these symptoms, I repertorized the case। बेसिकली रिंग वॉर्म जो है रेपर्टरी में इरप्शंस हर्पेटिक सिसिनेट करके भी देखा गया है, एंड देन आउटर चेस्ट इरप्शंस, अनड्रेसिंग एग्रोवेट्स, स्वीट्स डिजायर, clear tongue, perspiration more on palm hand, and sulfur was the first grade remedy which comes out after repertorizing the case, and I gave sulfur 30 to him single dose followed by Rubrammed 30। एंड यू कैन सी ये मेरा 2020 का केस है, और विद इन 10 to 15 days उनकी जो इरप्शंस हैं वो सल्फर 31 डोज से बिल्कुल ही डिसअपेयर हो गए। देवर हमने उन्हें लगाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी थी, देयर वाज ओनली 1 dose ऑफ सल्फर 30 वी हैव गिवन इंटरनली, एंड दिस इज द रिजल्ट विद दैट मेडिसिन। दिस इज द सेकेंड केस। यू कैन सी उनके हाथों पर, लिम्स पर, द a male aged 28 years came to me for his skin allergy with itching, hypopigmented spots you can see, and ringworm
इन्फेक्शन जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी उनको लेजन्स जो है वो साफ उनके जो अपर लिम्स है उन पे दिखाई दे रहे थे। एंड लोकेशन वाज लिप्स पर भी उनको इन्फेक्शन था, अपर लिम्स पे भी था। एंड सेंसेशन देयर वाज बर्निंग। एग्रोवेशन जो थी दैट वाज एट नाइट, पर्सपायरेशन से बहुत ज्यादा, और बारिश के टाइम पे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इचिंग जो है, इचिंग बर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा बारिश के टाइम पे हो रही थी। एंड एम्बुलरेशन वाज विद स्क्रैचिंग। Appetite was average and thirst was increased. There was desires for non-veg very much and milk. Tongue was coated white with red edges. जो उनके edges थे tongue पे तो वो redness was there. Sweating बहुत ज्यादा थी patient को and thermally the patient was hot. Mental generals में the restlessness in this patient was very extreme. एक जगह he cannot sit in one position. एक जगह बैठ ही नहीं पा रहा था. He was very restless. On the basis of these symptoms, फंगल इन्फेक्शन का केस था, डिजायर फॉर मिल्क मिल रहा था, थर्स्ट बहुत इंक्रीज था, जो टंग थी देयर वाज राइट एजेस, राइट टिप ऑफ द टंग, sweating increased, restlessness in extreme. On the basis of these symptoms, I gave Rustox 30 BD for 1 week. After Rustox 30, there was improvement in the itching. जो फंगल इन्फेक्शन थे दैट वर वेरी मच क्लियर्ड अप, एंड जो हाइपोपिगमेंटेशन आप पीछे देख पा रहे हैं वो फिर भी परसिस्ट कर रही थी। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन फैमिली हिस्ट्री में पूछा तो पता चला कि जो मदर है शी वाज अस्थमैटिक एंड देयर वाज डिफिकल्ट ब्रीदिंग इन हर केस, एंड इन मेंटल्स द पेशेंट हैज अ वेरी मच फियर ऑफ डॉग्स। On the basis of this history, this is the follow-up after Rustox 30. This was the case. आप देख पा रहे हैं फंगल इन्फेक्शन जो है वो लेजन्स यहाँ पे नहीं है, बट जो हाइपोपिगमेंटेशन है वो बची हुई है, वो अभी भी परसिस्ट कर रही थी। आफ्टर दैट जो ये हिस्ट्री मिली, फियर ऑफ डॉग्स, मदर वाज फाउंड टू बी एस्थमेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिस्ट्री एंड अगर पीछे देखें तो देयर वाज डिजायर फॉर नॉन वेज, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, रेनी वेदर में इन्फेक्शंस आ रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई गेव 1 dose ऑफ बेसिलाइनम 200 इंटरकरेंट followed by Saclac 30 TDS for 10 days. And after बेसिलाइनम you can see the change. जो हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो गए, जो रिंगवर्म अफेक्शन जो फर्स्ट विजिट में थे वो भी बिल्कुल नहीं है, एंड द केस वाज रिकवर्ड विद Rustox 30 BD, and intercurrently I have given Basilinum 200 only 1 dose. अगर बेसिलाइनम और ट्यूबरकुलाइनम के बीच हम डिफरेंस देखें तो बेसिलाइनम इज अ वेरी प्राइम रेमेडी फॉर रिंगवर्म इन्फेक्शंस with venous plethora around the eruptions, while tuberculinum basically red flushed स्किन इरप्शन देखने को मिलते हैं, और इरप्शंस आपको बेंड्स ऑफ द जॉइंट्स में मिलेंगे। बेसिलाइनम का जो स्फेयर ऑफ एक्शन रहता है दैट इज ऑन द बेस ऑफ लंग्स, जो कि उसकी मदर को क्या था, एस्थमा, राइट, जो हमें फैमिली हिस्ट्री में कनेक्ट हुआ। देन ट्यूबरकुलाइनम में बेस ऑफ स्फेयर ऑफ एक्फेक्शन रहता है थ्रोट, थ्रोट अफेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं ट्यूबरकुलाइनम के पेशेंट में। माइजम बेसिलाइनम का ट्यूबरकुलोसाइकोटिक है, वाइल ट्यूबरकुलाइनम का ट्यूबरकुलोसिफिलिटिक है। मेंटल्स में देयर इज एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स इन बोथ द मेडिसिन, बेसिलाइनम में भी ट्यूबरकुलाइनम में भी, वाइल द बेसिलाइनम पेशेंट वाज हॉट इन थर्मल्स, जो कि हमारा पेशेंट था, एंड ट्यूबरकुलाइनम इज चिली इन थर्मल रिएक्शन। सो वी हैव गिवन बेसिलाइनम 200 and it gave such a good result in single dose as an intercurrent remedy. This is third case. An 18-year-old female came with a complaint of circular patchy eruptions on her abdomen since 2 months. There was intense itching and burning in the eruptions, which got worse during perspiration and after scratching.
Amelioration is by warmth. Amelioration when she lies in bed. तो warm of bed से usually tinea infection जो इचिंग है वो इंक्रीज होती है. पेशेंट जब भी बेड में जाएगा वार्मथ में इचिंग इंक्रीज होती है, बट इस पेशेंट में उल्टा था. उसको शी फील बेटर विद द वार्मथ ऑफ बेड एंड द इरप्शंस वर एमलोरेटेड इन द इवनिंग. हमारे पास आने से पहले शी टुक एलोपैथिक मेडिसिन बट विदाउट एनी रिलीफ. उसको कोई, उससे एक महीना पहले उसने ट्रीटमेंट लिया बट उससे उसको कोई रिलीफ नहीं मिला. In the physical journals, the thirst was very much increased and but इतना ज्यादा पानी कि एक बल्क में वो 1-2 ग्लास पानी पी रही है. आफ्टर दैट उसको तब भी देयर वाज ड्राइनेस ऑफ द टंग. टंग उसकी तब भी सूखी हुई है, उसको ड्राइनेस फील हो रही थी. Stool, she was constipated with hard stool and there was desire for sour food and drinks. Patient was thermally chilly. In the mental journals, the patient was very indifferent to her loved ones. उसका कोई घर का, पहले शी वॉज वेरी फाइन, शी वॉज वेरी जोवियल, शी लाइक्स कंपनी, सबके साथ रहना, फैमिली मेंबर्स के साथ रहना. बट नाउ शी हैड अवर्जन टू वर्क. उसका कोई घर का काम करने को मन नहीं है. शी फील वेरी लेजी, indolent patient, and there was desire for open air. On the basis of these symptoms, I repertorized the case, and CPR came as the prime remedy in this case, as a first rate remedy. I gave CPR 6 to her in TDS 3 times a day, and I added Rubramate 30 for itching एज अ SOS रेमेडी कि जब आपको इचिंग ज्यादा हो यू कैन टेक 6 pills फ्रॉम दिस बॉटल which is Rubramate 30, which is a placebo. And you can see after CPR 6 CH, in I think after 1 month I have to increase the potency in this case. CPR 30 तक हम गए. CPR 30 हमने BD में दिया, and after 2 to 3 months you can see the result with CPR 6 CH in the beginning, and we increase the potency to CPR 30 BD, and these are the results. This is a case 4. A 45-year-old male came with complaints of single ringworm lesion for 2 months. You can see with itching, which aggravated by sweating and at night. 1 year back, he had the same lesions on the groins for which he took homeopathic medicines for about 6 months. जिसमें कि उन्हें मिजेरियम दिया गया, मर्सोल दिया गया, with which he got relief. So ये 6 months पहले की बात है, but अभी 2 महीने से he again affected with the single ringworm lesion. In the physical journals, जो thirst थी patient की, that was very much increased, and he take water in small quantity in sips. His tongue was moist and it was coated white with imprints of teeth. पेशेंट जो है ही फेल्ट वेरी मच कंफर्टेबल इन कोल्ड वेदर. उसको ठंडा AC में बिठा दो, ठंडे ओपन एयर में बिठा दो, ही फील वेरी मच कंफर्टेबल. एंड कवरिंग वाज रिक्वायर्ड, बहुत कम ही कवरिंग करना पसंद करता था. एंड इन द पेंटल जनरल्स देयर वाज पैल्पिटेशंस. जब भी वो कोई अच्छी न्यूज सुने तो वो पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाए. जब भी कोई बैड न्यूज सुने तो ही फील एंशियस, उनके हाथ पैर कांपने लग जाए. तो इस तरह की एंजाइटी पेशेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिली. एंड देयर वाज डिजायर फॉर कंपनी, स्पेशली इवनिंग में पेशेंट ही डिजायर फॉर कंपनी, एज ही एंटिसिपेटेड कि कुछ गलत होने वाला है. शाम को उसको थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा एंजाइटी होने लग जाती है, कुछ गलत ना हो जाए. सो ही वांट्स कंपनी. छोटी छोटी चीजों पे अगर उनकी बात नहीं कोई सुन रहा है तो ही गॉट एंग्री, एंड देयर वाज आल्सो फियर ऑफ डेथ. So on the basis of this mental journals with few physical journals we got, I repertorized this case, and arsenic, it came out as a prime remedy in this case. I gave arsenic 200 one dose followed by Rubramate 30 TTS for 20 days.
And arsenic 200, usually we start with low potency in skin cases, but इस केस में जो मेंटल जनरल्स थे ना वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड थे। एंड जब भी मेंटल जनरल्स आपको आपकी टोटलिटी से ज्यादा मैच करते हुए या इतने ज्यादा प्रोमिनेंट किसी केस में दिखते हैं, यू शुड ऑलवेज गो विद द हाइपोटेंसी। इफ यू आर श्योर कि हाँ यही मेडिसिन है सिमिलर अमाउंट, सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर hypotency in that case where mental generals are matching very much with the remedy symptoms. So हमने आर्सेनिक एल्बम 201 डोज दिया इनको with Rubramid with SL30 TDS for 20 days, and you can see the result with arsenic. The lesion got disappeared with around 1 month of treatment. So this is from my side. Thank you so much. I hope you all like the presentation. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर श्वेता। Thank you. आपका प्रेजेंटेशन, हाँ आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा। Thank you, ma'am. चैट बॉक्स में भी देख लेती हूँ। जी। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप काइंडली क्वेश्चंस को एक तो आपने डॉक्टर राम परवेश सर ने रेस्टक्स मेडिसिन जो आप बता रही थी प्रिस्क्राइब की थी उसके बारे में बताया था, मैंने देखा था। और एक हाइपोटेंसी नॉट सेटिस्फैक्टरी, इस पोटेंसी से वो शायद सेटिस्फाइड नहीं हुए, इसके बारे में कुछ आप बता दें। ट्यूबरकुलिनम आर्सेनिक एल्बम पे भी पूछा है। पता नहीं उसमें मैं चैट बॉक्स में जो लिखे हुए हैं उसी पर मैं बोल रही हूँ। रस्टॉक्स पोटेंसी से आई थिंक हाँ रस्टक्स का बताई थी, या फर्स्ट केस का आपने रस्टक्स नहीं बताया? Yeah, एक तो I आपने just सीपीएम give Rustux 30 twice a day. शायद वो पोटेंसी से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई आंसर तो But मैं ध्यान नहीं I gave according to my experience and I got the result too. So, जी सर। डॉक्टर राम परवेश सर ने दो बार जो आप मेडिसिन की चर्चा ले रही थी वो उस पर भी आप उन्होंने ट्यूबरकुलिनम के बारे में भी बताया, आर्सेनिक एल्बम भी उन्होंने भी उस पर ही कमेंट किया जो आप मेडिसिन पर बता रही थी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। कि नहीं और कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप। श्वेता जी सर, आप डॉक्टर राम परवेश सर, डॉक्टर दीपमाला जी। हाँ हाँ ये तो कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सर? हाँ डॉक्टर दीपमाला जी, थैंक यू एंड श्वेता कॉन्ग्रेचुलेशन। हम पुट वह दवाई का सिलेक्शन करके हम चार्ट में दिए, उनके अनुसार जो बोल रहे थे उनके अनुसार सही आया, तो इसीलिए आर्सेनिक दिए और रस्टक दिए, समझे ना। तो बहुत अच्छा और गंभीर वॉइस में श्वेता सिंह बोलते हैं, जब भी आते हैं तो बहुत अच्छा बताते हैं लोगों को, ज्ञानवर्धक और सिम्टम लेने का तरीका और साथ साथ इनका बोलने का भी तरीका बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। टीनिया का तो पेशेंट होम्योपैथी के पास आता है, स्किन डिजीज में यदि होम्योपैथिक डॉक्टर सक्सेस हो गया तो वो डॉक्टर सही हो गया, क्या कि सब सपरेशन लेके आता है। स्किन डिजीज सपरेशन से ही होता है, चाहे मेंटल सपरेशन हो चाहे फिजिकल सपरेशन हो, है ना। तो ज्यादा करके तो सपरेशन से ही स्किन डिजीज का जो है मेंटल ही जो है, हमारा ट्रीटमेंट तो इंडिविजुअल है ही, इंडिविजुअलाइज करते हैं, सभी व्यक्ति का अलग अलग है, लेकिन कोई सीजनल ज्यादा करके होता है और सीजन में होने के बाद जो है तो उसमें हम डल का मारा भी देते हैं, बहुत अच्छा काम करती है डल का मारा। हॉट वेदर हॉट कोल्ड रहता है उसमें, तो यहाँ तो मिथिला में रेनी सीजन रहता है, तो यहाँ का पेशेंट बहुत, अब पानी भी खराब है यहाँ, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है फंगल, तो बहुत बढ़िया आपका लगा। और स्किन डिजीज पर हमारा ये सोच है कि जो स्किन डिजीज को ठीक कर दिया, स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर को भी धैर्य होना चाहिए, पेशेंट को भी धैर्य। हमारा स्किन डिजीज में अपना आती है
कि उसमें डॉक्टर भी धैर्य रखे, ताकि बार बार दवा बदल देते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर लोग जो है, दवा बदल देते हैं, जिसके कारण से भी पेशेंट नहीं ठीक हो पाता। तो बहुत आई अच्छा आई लगा। थिंक कि होम्योपैथी में इतना जल्दी अगर हम दवा बदलते हैं तो पेशेंट और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और वो तो बिल्कुल ही नहीं ठीक हो पाता। फिर वो केस मैंने कभी ठीक होता हुआ नहीं देखा जहां हम फ्रीक्वेंटली मेडिसिन चेंज कर रहे हैं। हाँ, एकदम सो वी सही शुड सही हैव बोल दैट रहे हैं। पेशेंस कि हमें थोड़ा सा सोच समझ कर एक तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें और वेट करें, रिस्पॉन्ड हाँ करने दें मेडिसिन को। एकदम सही सही, ओके। बहुत बिल्कुल। अब अच्छा हमारे लगा। पास शायद एक क्वेश्चंस और आए हैं चैट बॉक्स में है। जी। हाँ, रिंग वर्म स्किन रैशेज ऑन बोथ ब्रेस्ट सजेस्ट। सिर्फ रिंगवॉर्म से मैं नहीं बता पाऊंगी कि क्या मेडिसिन देनी है। वी हैव टू रिपर्टराइज द केस, वी हैव टू हमें पेशेंट से थोड़े और सिम्टम्स की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। उनका मेंटल कैसा चल रहा है, मेंटल जनरल्स क्या हैं, उनके फिजिकल जनरल्स क्या हैं, वो भी जानना जरूरी है। सो अगर वो टोटालिटी आप बनाएंगे तो डेफिनेटली यू विल रीच आउट टू द मेडिसिन की क्या मेडिसिन हमें उन्हें देनी चाहिए। एब्सोल्युटली मैम। और ना हम आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग को ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर बेस्ट एरिया में अगर अभी समर का सीजन है तो सीजन से वो क्या बोलते हैं यस, पर्सपायरेशन अगर वो से बारिश, टाइट। बिल्कुल, तो हाँ, आप रस्टॉक बारिश का सोच टाइम। सकते हैं, जैसे सर ने बताया डल का मारा सोच सकते हैं। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ट्यूक्रियम, इट्स अ वेरी कॉमन मेडिसिन जो कि या हम रिंगवॉर्म में देते हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ दोज रेमेडीज। और आप मैनेजमेंट भी एडवाइस कर सकते हैं, लूज कपड़े बिल्कुल पहने, टाइट ना पहने। बिल्कुल। यस। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनी साइड? किन्हीं एक का कोई और देखते क्वेश्चन? हैं कि रिंग बर्म का यस। केस में लोग यदि नन वेज का ज्यादा उपयोग करते हैं तो उसमें बढ़ाता है। हम अपना अनुभव देखें, जैसे एक ज्यादा खाता है लोग, मीट ज्यादा खाता है, तो उसको ज्यादा तकलीफ होता है उसमें दवाई यस पीरियड में भी। डेफिनेटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब भी स्किन के केसेस में बेसिकली मैं अपने सारे पेशेंट्स को जंक फूड, नॉन वेज ये और खट्टा, प्रिजर्वेटिव्स वाली सॉसेस, बेसिकली मैं ये जरूर बोलती हूँ, एडवाइस करती हूँ कि हाँ, वो बिल्कुल बंद कर दें, बिकॉज वो कहीं ना कहीं स्किन इन्फेक्शंस को बढ़ा देती हैं, चाहे वो कोई भी डिजीज हो, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे सोरियासिस हो, या रिंगवॉर्म ही क्यों ना हो। सो वी शुड एडवाइज आवर एब्सोल्युटली। पेशेंट फॉर द डाइट, और हाइजीन मेंटेन करने के लिए तो हमें हर स्किन केस में डेफिनेटली एडवाइस करना चाहिए पेशेंट को। और साथ साथ मैं पेशेंट को वाटर इनटेक के लिए भी जरूर एडवाइस करनी चाहिए, हो राइट। सके जहाँ ज्यादा हो। हाँ, और एक क्वेश्चन और आए, कॉन्फ्लिक्ट इन रिंग वर्म। डॉक्टर अनिल कुमार, कॉन्फ्लिक्ट इज रिंग वर्म। आई थिंक इनका क्वेश्चन है रिंग वर्म में कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं। सॉरी सर, अंडरस्टैंड। मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं वो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। आई डोंट हैव, मैं जरूर आई थिंक देखूंगी बट पंजेंट थिंग्स हो सकते हैं, और क्या यही कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, उसको एग्रावेट करेंगे सिम्टम्स को। मेंटली भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो आई, मेरे को उस तरह का अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। हाँ, मेंटल लेवल पे देखें तो मेंटली मे जो बी। कॉन्फ्लिक्ट आते हैं डेफिनेटली वो अफेक्ट कर सकते हैं, बट आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस विद दैट। अच्छा मैम, ये के अगर बोला जाए तो सिंपली अगर थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिंग बोर्ड में सीपिया बहुत अच्छा वर्क करती है इन फीमेल यस, केसेस, बट इन मेल केसेस, पर्टिकुलरली मेल केसेस। सीपिया का कॉग्नेट जो है वो हमारा नक्स वॉमी का है, तो आई डोंट, आई थिंक वो भी काम कर सकता है, बिल्कुल नक्स वॉमी का भी काम कर सकती है। ये बहुत अच्छा सेशन रहा मैम। कोई और कुछ कहना चाहेंगे? बेटा आवाज कम करो। मैम उसे मियाजमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कहना चाहेंगी तो कह सकती है, क्योंकि हमारे पास
2 3 मिनट्स और है अभी, तो बोला बिना था 4 ब्याज मिनट्स और बिना है। मियाज का तो कोई बीमारी ही नहीं होगा। सोरा क्या है? बिना सोरा का कोई बिल्कुल। व्यक्ति ही नहीं है। तभी सोरा तो का मतलब ही होता है यस, इच इट्स माने सोरिक मियाज्म बेसिकली होता है, और सल्फर तो हमारी किंग ऑफ सोडा है। सो यस यस। मोस्ट ऑफ द केसेस तो मुझे लगता है सल्फर ही ठीक कर देती है। बट उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी सोरिनम पेशेंट्स को हम दूसरा सल्फर दे दें। एक दूसरा हमारे पास सोरिनम क्वेश्चन, करता, किंग ऑफ सल्फर रेमेडी, इसको सोरा, एक क्वीन क्वेश्चंस ऑफ हमारे पास आए हैं। क्वीन ऑफ सोरा सोरिनम। व्हाट बचा अबाउट द हुआ रोल केस को ऑफ सोरिनम ट्रिगरिंग करता है। फैक्टर्स? तो बेसिकली जो हमने ट्रिगरिंग फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स की या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात की, तो वही मैंने अफोरिज्म 7 में बताया ही था कि हमें अपने केसेस को सबसे पहले, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच केसेस। हमें अपने केसेस में से वो एक्साइटिंग, वो मेंटेनिंग फैक्टर्स लाइक एक्सेसिव पर्सपायरेशन है। बहुत सारे केसेस हमारे पास एक्सेसिव पर्सपायरेशन को लेकर आते हैं, जो वी हैव टू सी। बहुत सारे केसेस में जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, एंड इट इज वन ऑफ द कॉज जिसकी वजह से पर्सपायरेशन एक्सेसिव होती है। तो यू हैव टू चेक अबाउट इट, और अगर वो कम है तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। सो वहां पे ये चीज जरूरी है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को जरूर चेक कर लें इन सच केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, डायबिटीज, इन डायबिटीज। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पेशेंट है, डायबिटीज लेवल, जो डायबिटीज है तो वो जल्दी से स्किन लेजन्स को ठीक नहीं होने देता है। तो वी हैव टू कंट्रोल अबाउट इट। हमें वो डायबिटीज को कंट्रोल करके रखना वो बहुत जरूरी है कि हमें टीने के केसेस में ऑब्वियसली भी पास हिस्ट्री में, या हमें उन्हें पूछना ही है उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री के डायबिटीज तो नहीं है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे अगर उनकी डायबिटीज, उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है, तो वी हैव टू वर्क अपॉन इट। तो ये जो मेंटेनिंग फैक्टर्स, डायबिटीज इज अ मेंटेनिंग फैक्टर, अगर वो नहीं है कंट्रोल, तो हमें उन उन चीजों को तो हमें डेफिनेटली एडवाइस करना ही है पेशेंट को। उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी डाइट प्रॉपर बताना, वो भी एज अ फिजिशियन हमारा काम है। अगर डायबिटीज के लिए वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी साथ में लेना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट उस चीज को भी ऑब्वियसली कवर करेगा। तो हमारी मेडिसिन वो सब कवर करते हुए ही हमें प्रिस्क्राइब करना है। वी हैव टू सी कि बैकग्राउंड में क्या चीज गलत चल रही है जिसकी वजह से इन्फेक्शन बना हुआ है। एंड फंगल इन्फेक्शन में डायबिटीज प्लेज अ वेरी वेरी मच रोल उसको मेंटेन रखने में। तो हमें उसको कंट्रोल करना तो डेफिनेटली इट्स आवर ड्यूटी। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, आपने बहुत ही खूबसूरती से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने एक्सप्लेनेशंस के साथ दिए। नाउ हमारा टाइम भी ओवर, मतलब सॉरी ओवर तो नहीं, बट हमारा टाइम भी अब खत्म होने जा रहा है। सो थैंक यू वेरी लास्ट मच। लास्ट ऐसे ही लास्ट आते में है रहिए कि प्लेटफॉर्म टिट पर और लास्ट अपना में है एक्सपीरियंस श्वेता शेयर जी, कीजिए। treat the patient not the disease according to law of homeopathic treatment। तो इसी तरह से आते रहिए, घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथी। थैंक जी यू। सर, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर श्वेता। On the behalf of IFPH, now it's time for English session. हमारा हिंदी सेशन खत्म होने जा रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो डॉक्टर रचिता जोशी, यस, नाउ ओवर टू यू डॉक्टर, एंड डॉक्टर दिनेश सर, Yes, it is. यस ओवर टू यू Yes, thank you, Dr. Deepamala and Dr. Seda Singh, and those who attended in the session.